अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मेटा एंड्रोमेडा को समझेंगे। इसके पीछे की साइंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी आखिर तक देखिएगा। और अगर यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि लाइक करेंगे तो रीच बढ़ेगी तो व्यूज़ बढ़ेंगे, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो फिर मैं एक्टिवली ऐसा कंटेंट अपलोड करूँगा। तो मेटा एंड्रोमेडा का सिस्टम समझने से पहले ये समझ लें कि इस वक्त जो टारगेटिंग काम कर रही है वो किस तरह काम कर रही है और पहले किस तरह काम करती थी। यानी ये जो मैं ऐड अभी डोमेस्टिका का देख रहा हूँ अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर, ये मैं किस प्रोसेस के तहत देख रहा हूँ, और इससे पहले जब एआई नहीं आई थी तो एड्स किस प्रोसेस के तहत आते थे। तो इससे पहले जो टारगेटिंग होती थी वो इस्टेब्लिश्ड डाटा की बेसिस पे होती थी। यानी आप डिटेल टारगेटिंग करते थे, इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे। तो इंटरेस्ट के अंदर जो लोग आते थे, जो फेसबुक यूजर्स आते थे, वो एक इस्टेब्लिश्ड डाटा के ऊपर आते थे। यानी कि हमजा है, हमजा किस कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, हमजा ने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, हमजा ने कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, हमजा कौन सी वीडियोस देखता है, हमजा कौन से एड्स के साथ एंगेज करता है। तो फेसबुक के कुछ रूल्स थे कि जिन रूल्स के ऊपर फेसबुक एनालिसिस करती थी एक फेसबुक यूजर का, और उसको उठाकर एक इंटरेस्ट के अंदर डालती थी कि हमजा रियल एस्टेट के इंटरेस्ट के अंदर मोस्ट सूटेबल है। तो अगर कोई रियल एस्टेट को टारगेट करता है तो उसका ऐड हमजा के पास जाएगा। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम रियल टाइम नहीं था, ये सिस्टम स्टैब्लिश्ड डाटा के ऊपर होता था। तो अगर कोई रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो फौरन से रियल एस्टेट के एड्स पहले नहीं देखता था, जैसा कि अब होता है कि अब आप किसी ऐड के साथ एंगेज होते हैं तो आप फौरन से उस जैसे एड्स देखने लगते हैं, जो कि इससे पहले नहीं होता था। उसकी वजह यह है कि पहले जो टारगेटिंग थी वो रियल टाइम में नहीं थी, वो स्टैब्लिश्ड डाटा के बाद थी। यानी हमजा एक डाटा फेसबुक को प्रोवाइड कर देगा, जब वो स्टैब्लिश्ड डाटा कंसिडर होगा कि हाँ यार कंसिडरेबल डाटा है कि हमजा को इस इंटरेस्ट के अंदर डालना चाहिए, तो फेसबुक डालती थी और फिर टारगेटिंग होती थी। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब एडवांटेज ऑडियंस जो आई है, एडवांटेज ऑडियंस का जो पर्पस है वो यही है कि रियल टाइम टारगेटिंग। इस वक्त फेसबुक यूजर किन एड्स के साथ एंगेज हो रहा है उसको उस जैसे एड्स ही दिखाने। ठीक है, तो ये काम है फेसबुक का, जो कि रियल टाइम चल रहा है सारा। अब रियल टाइम अगर कोई चीज हो रही है तो उसको होने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, जो कि एंड्रोमेडा करेगा। उसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं अगर इस ऐड के साथ एंगेज हो गया और फेसबुक के पास सिग्नल चला गया कि भाई हमजा इस ऐड के साथ एंगेज हुआ है, अब हमजा को इस जैसे ऐड्स दिखाने हैं, तो अब इस जैसे ऐड या राइट ऐड राइट टाइम पर दिखाने के लिए फेसबुक के पास एक डेटाबेस है एड्स का, जिसके अंदर करोड़ों एड्स हैं। उसमें से ऐड उठा के दिखाएगी ना फेसबुक। जैसे ये ऐड जो मेरे सामने आया है, ये एक डेटाबेस में से फेसबुक ने उठाया ना कि हमजा को मुझे इस वक्त ये ऐड दिखाना चाहिए। तो फेसबुक के पास जो असल चैलेंज है वो ये है कि इतने बड़े डेटाबेस में से राइट टाइम पर राइट ऐड उठाकर हमजा की न्यूज़फीड के ऊपर लेकर आना, नंबर वन ये। तो ये तो बात हो गई इंगेजमेंट वाली। एक दूसरी चीज भी चल रही है साथ पैरेलल के अंदर। एक तो यह है कि मैं जिन एड्स के साथ एंगेज हो रहा हूं उस तरह के एड्स देख रहा हूं। एक है प्रिडिक्टिव टारगेटिंग, कि फेसबुक की एआई खुद प्रिडिक्ट कर रही है कि हमजा को कौन सा एड इस वक्त दिखाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कि हमजा को कौन सी एड कॉपी दिखानी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो सकता है। ये सारी प्रिडिक्टिव टारगेटिंग के अंदर आएगा। हमजा को किस तरह का इमेज दिखाना चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए, हमजा को किस तरह की हेडलाइन दिखानी है, किस तरह डिस्क्रिप्शन दिखाना है, इवन हमजा को कौन सा कॉल टू एक्शन दिखाना है कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी प्रिडिक्टिव टारगेटिंग है। तो एक तो आपके नॉर्मल एड्स हो गए। नॉर्मल एड्स के अंदर आपकी प्रिडिक्टिव टारगेटिंग, जो कि आपको यहां पर जब आप अपना एड्स बना रहे होते हैं, तो ये एडवांटेज क्रिएटिव जो है, ये सारी चीजें प्रिडिक्टिव टारगेटिंग के अंदर आती हैं। कि यानी कि एनहेंस मीडिया टेक्स्ट। अब यहां पर आप देखें कि जो असल टेक्स्ट है वो लर्न मेटा एड्स है, लेकिन एनहेंस मीडिया टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, लर्न योर मेटा एड्स। क्यों भाई, ये कैसे हो गया? उसके बाद लर्न मेटा एड्स, नीचे यहाँ पर क्या था, फ्रॉम स्क्रैच, जो एक्चुअल इमेज था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन्च योर एड्स। यहाँ फेसबुक ने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और चेंज आ गया। जो एक्चुअल था वो मेटा एड्स था, यहाँ पर लर्न रन मेटा एड्स फ्रॉम स्क्रैच। तो ये एक इमेज मैंने अपलोड किया, उसकी इतनी सारी वेरिएशंस उसने बना दी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, शो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है, विजुअल टचअप्स का मिल रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि फेसबुक प्रिडिक्ट करती है कि भाई हमजा को अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर इस विजुअल टचअप के साथ ऐड दिखाऊं तो शायद वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें आती हैं प्रिडिक्टिव टारगेटिंग के अंदर।
तो ये सिस्टम अभी जो काम कर रहा है, एक तो रियल टाइम है, फिर साथ में इसकी प्रिडिक्टिव टारगेटिंग भी आ गई। तो अब डाटा बहुत बढ़ गया, ऑलरेडी करोड़ों एड्स हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिका ने एक अपना ऐड अपलोड किया होगा, उसको अगर मैं देखूं तो वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एड्स हो गए, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स डोमेस्टिका के साथ अपलोड कर रहे हैं। फिर फेसबुक प्रिडिक्टिव टारगेटिंग भी कर रही है कि हेडलाइन चेंज कर रही है, ठीक है, एड कॉपी चेंज कर रही है। तो अब वो एड्स की तादाद इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि फेसबुक के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि राइट टाइम पर राइट एड हमजा को किस तरह दिखाए, क्योंकि एड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसकी प्रोसेसिंग के अंदर वक्त भी नहीं लगना चाहिए, यानी हमजा ने अगर इस ऐड को देखा तो फौरन हमजा को दूसरा ऐड देखना है, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, सब कुछ रियल टाइम पे चल रहा है। तो ये सारे मसलों से निकलने के लिए फेसबुक ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, मेटा एंड्रोमेटा, जिसका काम यह है कि पर्सनलाइज्ड एड्स रिट्रीवल इंजन, यानी कि उन करोड़ों एड्स में से हमजा की न्यूज़ फीड के ऊपर हमजा से मोस्ट पर्सनलाइज्ड एड राइट टाइम के ऊपर हमजा को दिखा दे। उसकी उसके लिए फेसबुक ने यह सिस्टम बनाया है कि जो फेसबुक की हेल्प करेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। यानी अगर मैं यहाँ पर, इन्होंने एक इमेज अपलोड किया है, यहाँ आप देखें यूज़र रिक्वेस्ट। यूज़र रिक्वेस्ट क्या है कि हमजा है, अभी यूज़र रिक्वेस्ट को आप समझे हमजा है कि जो अभी इस ऐड के साथ एंगेज हुआ था, और अब फेसबुक को हमजा को एक ऐड दिखाना है जो कि हमजा से पर्सनलाइज्ड हो और राइट टाइम पर हो, फौरन दिखाना है। ये नहीं 4 दिन बाद ऐड दिखा रही है फेसबुक, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र रिक्वेस्ट आई, एआई ने फेसबुक को सिग्नल दिया कि भाई हमजा इस ऐड के साथ एंगेज हुआ है, इसको ऐड दिखाना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड रिट्रीवल, यानी फेसबुक के पास जो ऐड कॉर्पस है या ऐड का जो डेटाबेस है, उसमें से राइट ऐड फेसबुक को निकालना है और हमजा को दिखाना है। तो जब तक एआई नहीं थी तो यही 2 बॉक्सेस आप समझे थे, यूजर रिक्वेस्ट, ऐड कॉर्पस। यूजर रिक्वेस्ट आती थी, फेसबुक उसको ऐड दिखाती थी। लेकिन अब जब एआई आ गई है, तो अब एआई के आने के बाद फेसबुक ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जो आपके सामने बीच वाला ये बॉक्स है। इसके अंदर फेसबुक ने जितने करोड़ों एड्स थे, सबसे पहले तो उसको उसकी एक हिरार्की बना ली। यानी आपको यहाँ पे देखें, ब्लैक भी है, ग्रे भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है। एक बॉक्स उसने अलग कर दिया जिसके अंदर सिर्फ पर्पल है, एक बॉक्स उसने अलग कर दिया जिसके अंदर ब्लैक और ग्रे है, एक के अंदर ब्लू है। तो एक तरीके से इसने रीअरेंज कर लिए वो करोड़ों एड्स। और ये जो रीअरेंजमेंट चल रहा है, ये रियल टाइम में चल रहा है। और ये किसके थ्रू चल रहा है, मेटा की अपनी इंटरनल चिप के थ्रू, एमटीआईए और एनवीडिया ग्रेस हॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, तो आप ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा अभी। फिर इसने और इसको फर्दर डार्क पर्पल अलग कर लिए, लाइट पर्पल अलग कर लिए, डार्क ग्रे, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये अलग कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस, जो कि मैं यहाँ आपको बता रहा था कि ये तो ऐड है जो एडवर्टाइजर ने उसको दिया, उसके बाद इसने यहाँ पर इतने सारे कॉम्बिनेशंस लगाए, तो ये सारे और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन आ गए। उसके बाद अब ये आपको एड्स यहाँ पर दिखाना शुरू कर रहा है, पहले ग्रे, ब्लू, फिर पर्पल, ठीक है। तो अब ये पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है, एक तो एंगेजमेंट प्लस प्रिडिक्टिव टारगेटिंग, ये कर रहा है एनवीडिया के ग्रेस सीपीयू और हॉपर जीपीयू के ऊपर। अच्छा, अब इसकी साइंस समझ लें। इसकी जो साइंस है वो मैं आपको एक बहुत आसान सी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। आपने अभी सुना होगा हालिया दिनों के अंदर कि एनवीडिया के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ऊपर चले गए, ठीक है। उसकी जो वैल्यू थी कंपनी की वो बहुत ऊपर चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि एआई एनवीडिया को यूज़ कर रही थी, एनवीडिया के जीपीयूज को यूज़ कर रही थी अपने सिस्टम के अंदर। तो ये क्या साइंस थी, ये क्या चल रहा था कि एआई की वजह से एनवीडिया के स्टॉक्स क्यों ऊपर चले गए, एनवीडिया के कार्ड्स क्यों यूज होने लगे। देखिए, ग्राफिक कार्ड जो बहुत आसान करके बता रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड जो होता है उसका काम होता है पैरेलल प्रोसेसिंग करना, मतलब मल्टीपल टास्किंग करना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब आप GTA 4 खेलते थे तो उसके अंदर एनवीडिया का 7900 का कार्ड लगता था, ठीक है। ये मॉडल नंबर है एनवीडिया का। तो इसकी पावर एक अपनी एक इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है, मल्टीटास्किंग की या बहुत सारे प्रोसेसेस को पैरेलल के अंदर कंप्लीट करने की। क्योंकि गेम है ना, अब गेम के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो काम कर रहे हैं एक साथ। तो उनको करने के लिए एनवीडिया का 7900 ग्राफिक कार्ड चाहिए था। लेकिन फिर जब GTA 5 लॉन्च हुआ तो GTA 5 की ग्राफिक्स जो थी वो GTA 4 से बहुत बेहतर थी। GTA 5 के अंदर जो गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो GTA 4 से बहुत बेहतर थी। तो अब यहाँ पर उन बेहतर चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड भी बेहतर चाहिए,
ठीक है, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, अच्छा गेम बड़ा गेम होगा तो उसके लिए बड़ा ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो ये जो लॉजिक है, बड़ा ग्राफिक कार्ड चाहिए, बड़ा ग्राफिक कार्ड का मतलब कि बड़ा ग्राफिक कार्ड पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी कर सकता है। यानी एक छोटा गेम होगा जिसकी ग्राफिक्स लो ग्राफिक्स होंगी तो उसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हो गेम के अंदर, वो कम होंगी। जैसे GTA 4 में कम थी, GTA 5 के अंदर ज्यादा थी। तो GTA 5 के अंदर जब पैरेलल प्रोसेसिंग ज्यादा हुई तो यहां पर अब आपको कार्ड भी बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे पहले आप GTA 7900 इस्तेमाल कर रहे थे GTA खेलने के लिए, GTA 4, अब आप GTA 5 खेलने के लिए NVIDIA 9800 इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राफिक कार्ड भी आपको बढ़ाना पड़ा, क्यों? क्योंकि गेम के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग बढ़ गई, गेम एनहेंस हो गया, ग्राफिक्स बढ़ गई, आप ज्यादा चीजें उस गेम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर एंड्रोमेडा जो है, यहां पर इसने एनवीडिया का ग्रेस हॉपर प्लेटफॉर्म, एक तो अपनी इनकी MTIA इंटरनल चिप प्लस एनवीडिया के साथ कोलैब किया कि जिसके अंदर उनका ग्रेस CPU और हॉपर GPU का इस्तेमाल किया, जो कि इतनी बड़े प्रोसेसिंग जो मैंने आपको बताया है उसको परफॉर्म करने के लिए काम आ रहा है। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो, ये सिंपल, आप इसको गेम से सिर्फ देखें, छोटा गेम खेलना था छोटा ग्राफिक कार्ड, बड़ा गेम खेलना था बड़ा ग्राफिक कार्ड। यहां पर बड़ा गेम खेल लिया मेटा आपके लिए, तो यहां उसको बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा ग्राफिक कार्ड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। ये टोटल काम है मेटा एंड्रोमेटा का, समझ गए? अब आपको यहां क्या फायदा है? अब देखें, फेसबुक ये आपके लिए काम कर रही है ना, कि इससे उसके एडवर्टाइजर्स को फायदा हो और जो उसके यूजर्स हैं उनको भी पर्सनलाइज्ड एड्स नजर आए। तो अब यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जितनी ज्यादा हो सके फेसबुक को कॉम्बिनेशंस देने, क्योंकि कॉम्बिनेशंस को हैंडल करने के लिए फेसबुक के पास अब ये एंड्रोमेडा सिस्टम मौजूद है जो कि बहुत एफिशिएंटली इन कॉम्बिनेशंस को हैंडल करेगा। तो अभी अब आपको सारा गेम क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस देने हैं। अब देखें, ये कॉम्बिनेशन है जो फेसबुक खुद बना रही है। अब मैं इसको यहाँ पे इनहेंस, अभी मैंने इसको जस्ट एक इमेज दिया और एक इमेज के ऊपर इसने यहाँ खुद से कॉम्बिनेशन बना लिए, लेकिन अभी ये कॉम्बिनेशंस बनाने के अंदर फेसबुक इतनी महारत नहीं रखती। जैसे कि अभी जो मैंने इसको इमेज दिया है, लर्न मेटा एड्स फ्रॉम स्क्रैच, अब यहाँ इसने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, रन मेटा एड्स फ्रॉम स्क्रैच। देखें, लर्न रन मेटा एड्स फ्रॉम स्क्रैच, ये AI कर रही कॉम्बिनेशन, तो उसने ठीक कॉम्बिनेशन नहीं बनाया ये। इसके बाद लर्न योर मेटा एड्स फ्रॉम स्क्रैच, ये भी ठीक नहीं बनाया। ठीक है, यहां पर इसने क्या किया, लॉन्च और एड्स, लर्न मेटा एड्स, लॉन्च और एड्स, ये कुछ हद तक इसने ठीक बनाया। तो यहां पर ये मिस्टेक्स भी करती है फेसबुक, ये 100% आपके साथ परफेक्शन नहीं होती यहाँ पे। तो इसलिए आप अपने एंड से खुद ही फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा डाटा देना शुरू कर दें। एक ऐड कॉपी लिख दी है तो 4 और लिख दें, 5 और दे दें उसको। ठीक है, एक हेडलाइन लिख दी है, या आपको ऑप्शन दे रही होती है फेसबुक, एक हेडलाइन दे दी है, 4-5 और देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डाटा आप खुद दें फेसबुक को। ठीक है, तो अभी जो दौर है वो दौर मैंने आपको बताया, जैसे पोस्ट के अंदर भी मैंने बताया था अपनी, कि क्रिएटिव और ऑफर, इसका दौर है। ठीक है, फेसबुक जस्ट एक टूल है, फेसबुक कोई जादू की छड़ी नहीं है, फेसबुक एक टूल है। तो आप उसको जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो आपने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये उसको उसका अच्छा इस्तेमाल है उस टूल का। ठीक है, तो अभी सारा गेम आपकी क्रिएटिव का है, आपकी ऑफर्स का है। आपने क्रिएटिव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, ध्यान लगाना है, और अपनी ऑफर्स को इन्हेंस करना है कि जिससे कस्टमर को वैल्यू फील करे वो। अगर आप एक सिंपल सी प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ वैल्यू एडिशन ऐसा करें, अपनी ऑफर को इस तरह इनहेंस करें कि आपका जो जो फेसबुक यूजर आपका ऐड देख रहा है वो कन्विंस हो, वो बोले हाँ यार मुझे इनसे लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? चलें, थैंक यू।